90% लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर ये बड़ी गलती करी है दोस्तों। अगर आपने भी ये गलती करी होगी ना तो आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। आज मुझसे लिखवा लो, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, शुरू में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी और वही गलती कुछ ने दोहराई है, और अगर आपने भी ये गलती दोहरा दी है तो बस भाई हो गया काम। अब नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करो और जब आपका अब सिलेक्शन होगा, वो क्या गलती है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जब से इनका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, यानी कहने का मतलब है जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तब से दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में ना भाई साहब बहुत दिक्कतें आने लगी हैं। क्योंकि देखिए पहले होता क्या था, पहले दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, यानी आपके 25-25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आ जाते थे, मैथ, रीजनिंग, आपका जीके और दोस्तों इंग्लिश। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब इसको दोस्तों 2 सेशन में डिवाइड कर दिया गया है, यानी सेशन 1, ठीक है, सेशन 1 और दोस्तों सेशन 2। अब सेशन वन जो है दोस्तों यहाँ पर ना स्टूडेंट इसको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 4 तरह के कैंडिडेट है। कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3 और कैंडिडेट नंबर 4, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडिडेट है ना, बेसिकली आपको भी ये देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आप भी जो डिटेल्स में आपको बताऊंगा उस कैटेगरी में आते हैं ना तो भाई आप दिक्कत में आ जाओगे। अब देखिए सेशन 1, ठीक है, और यहाँ पर सेशन 2, बेसिकली कुछ बच्चे का मानना ये है कि सर सेशन 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ का ओपिनियन ये है कि सर सेशन 2 इंपॉर्टेंट है। भाई एक्चुअल में जो चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो सेशन 2 का क्या मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं मतलब रह जाएगा। क्योंकि भाई साहब चाहे आप सेशन 2 में कितना ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस रख लो, चाहे इंग्लिश में, जीके में आप कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन भाई जब तक आप सेशन 1 में क्वालिफाई नहीं होंगे ना, उस तब तक दोस्तों आपका सेशन 2 का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब भाई जैसे आपको रास्ता बताया जाएगा ऐसे ही तो जाओगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट ही जो है एक रास्ते को छोड़ के दूसरे में पहुंच जाओगे। तो एक तरह से एक पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स ना क्या गलती करेंगे, स्टार्टिंग में ना मैथ रीजनिंग को दबा के पढ़ते हैं। सर मेरी मैथ रीजनिंग में तैयारी अच्छी है। अरे भाई आपकी तैयारी अच्छी है वो बात ठीक है, लेकिन जो आपकी कट ऑफ बननी है ना वो सेशन 2 से बन रही है, और सेशन 2 में आपका सिर्फ इंग्लिश और जीके है। बात को समझ रहे हो? अब होता क्या है ना, कैंडिडेट्स ये बोलते हैं सर मैथ रीजनिंग की तैयारी तो बहुत अच्छी थी और इंग्लिश और उसमें थोड़ी दिक्कत रही। भाई एक बात तो बताओ, जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट थी आप उसमें तो दिक्कत करके आ रहे हो, और जिससे आपकी कुछ लेना देना है नहीं कट ऑफ का, उसमें आप कह रहे हो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। भाई मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि एमटीएस की तैयारी में ना आपको ज़्यादा फोकस इंग्लिश और जीके पे रखना है। आप फिर भी पता नहीं क्यों मैथ और रीजनिंग को ही बार बार गाते हो कि मैंने मैथ में इतने करे हैं, रीजनिंग में। अरे भाई आपके यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 40 है सेशन 1 के अंदर, है ना। इसमें से जो जनरल कैटेगरी है उसको 12 क्वेश्चन चाहिए ओनली क्वालिफाई के लिए, और ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप बिल्कुल उसकी गहराई में ना जाके एवरेज अगर पढ़ो ना तो भी दोस्तों आप 12 क्वेश्चन करके क्वालिफाई करके ले जाओगे, ठीक है। अब आपको जहाँ समय देना चाहिए वहाँ आपने दिया नहीं। अब हो क्या रहा है ना, जब से आपका एग्जाम हुआ है सब ये कह रहे हैं कि सर मेरा इंग्लिश में तो अटेम्प्ट ठीक रहा है लेकिन जीके में बहुत दिक्कत है और मतलब मेरा सिलेक्शन भी रुक सकता है। वही चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, अपना 3 चीज़ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, लेकिन जीके में कहते हो नींद आती है, बोरिंग है, ये है वो है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनका ये मानना है, उनका ओपिनियन ये है कि सर मैंने जीके में जो रियलिटी है ना, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी टीचर हो एक ही चीज़ बताता है, अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके में आपको ना स्टैटिक जी का जो पार्ट है वो वाला, ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स का है वो वाला, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ है इनको कंप्लीट कीजिए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि आप एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, ये जो आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, भाई मैं मानता हूँ कि आपकी बात ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, अब आप स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि सर मैं कोई भी एक्स कोचिंग है, मैं देखो कोई भी कोचिंग होती है चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोई भी प्रिपरेशन करवा रहा हो अपने आप में बेस्ट है और रिजल्ट भी सब देते हैं और अच्छी तैयारी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना दोस्तों आप अगर भीड़ में चलोगे ना तो आप भीड़ के जैसे ही माने जाओगे। यानी मान के चलो आपके 57 लाख फॉर्म्स हैं, है ना। अब आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि आप इस भीड़ से अलग हो। बात को समझ रहे हो? अगर आप भी इसी तरीके से तैयारी करते हैं
जैसे ही 57 लाख स्टूडेंट हैं, तो आप भी तो इनमें से ही चुने जाओगे। अगर 1% पेपर इधर उधर हो गया, तो लेवल का इधर उधर हो गया, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी रहेगा। तो मेरे भाई कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी सोच लिया करो। कहने का मतलब क्या है, अब मान के चलो मैं आप ही को एक तरह से टीचर मान लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो आप टीचर हो, आपके पास 10 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। अब आप उनको डेली पढ़ा रहे हैं और आपने बोल दिया कि मैं आपसे सैटरडे में टेस्ट लूँगा। तो मेरे भाई जो आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो आप ज़्यादा आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं को तो लिख देंगे और उन्हें ही आप इन 10 स्टूडेंट को दे देंगे, है ना। तो वही चीज़ तो है। और वहीं पर दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये बोलो कि भाई सैटरडे में मैं टेस्ट नहीं लूँगा, कोई और टीचर लेगा, तो ये पक्की बात है कि इन स्टूडेंट पे ना फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे? यानी जो टेस्ट आप लेते, जो क्वेश्चन आप सेट करते ना पेपर में, वो स्टूडेंट ज़्यादा उनको कर पाते। और अगर आपकी जगह कोई दूसरा टीचर आकर वही समय पर वही स्टूडेंट को उसी टॉपिक में से क्वेश्चन देना, तो उनका जो नंबर है ना, उनके डाउन हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है ना भाई, आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वहीं पर आप टेस्ट देते हैं, तो दिक्कत आपको आती ही आती है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान के चलो कोई एक्स कोचिंग है या एक्स कुछ भी है, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप वहीं से तो तैयारी कर रहे हो और वहीं के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो आप ये बोलते हो ना फिर कि सर मैं घर पे मॉक टेस्ट देता था तो मेरे 40 सही हो जाते थे, मेरे 45 सही हो जाते थे, लेकिन रियल एग्ज़ाम में तो मैं 30-32 तक ही पहुंच पाया। ये क्या प्रॉब्लम है? तो भाई ये वो प्रॉब्लम है क्योंकि जहां से आपने तैयारी करी है, आप वहीं के टेस्ट दे रहे हो, वहीं के मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो जो आपने पढ़ा है वो इनडायरेक्टली पेपर में वहाँ आ रहा है, वहाँ पर आप 40 कर रहे हो, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम है उसको कोई और सेट कर रहा है, और इसी वजह से आप लोग कम अटेम्प्ट पे जा रहे हो। अब आप पूछोगे सर इसका हमें सॉल्यूशन बताइए, क्या हो सकता है? तो मेरे भाई इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप जहाँ से तैयारी करते हो वहाँ मॉक टेस्ट मत दो, आप वहाँ पर भी दो। डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। तैयारी चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, सब अच्छी तैयारी करवाते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो भाई आपको जो मॉक टेस्ट है ना वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देने पड़ेंगे। यानी भाई मैं किसी प्लेटफॉर्म का आपके सामने नाम नहीं ले रहा कि मेरे कहने से आप वो ले लो, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जो बेस्ट लगे और जो भी आपके सिलेक्टेड जो है कैंडिडेट रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो आप किसी से भी इस बारे में एडवाइस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर जो है मॉक टेस्ट दूँ, ठीक है। उससे होता ये है ना कि आपकी जो तैयारी है ना वो एक्चुअल तैयारी आपके सामने आ जाती है कि हाँ भाई मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। दोस्तों फ़र्क होता है, आप 10 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, उसके बाद में अपना एवरेज निकालिए कि मैंने 10 मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। यानी एक में आपने 30 कर लिया, एक में आपने 40 कर लिया, एक में 35 कर लिया, एक में 38 कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके ना आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरी तैयारी एक्चुअल में है कितनी, और बाद में आपको क्या दिक्कत नहीं होती, बाद में आपको ये दिक्कत नहीं होती कि सर मेरे घर पर तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे और यहाँ के मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, पेपर ही हार्ड आया है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती। एक्चुअल में जो गलती है ना वो यहीं पर स्टूडेंट करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार पेपर तो जो है दिक्कत में आ गया। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आगे आपको भी देखो, अब देखो 10th क्लास इसकी योग्यता होती है, फॉर्म तो भरेंगे ही भाई, 57 लाख फॉर्म है, अब कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा ना भाई। आजकल जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना वो टीचर्स के पीछे चल रहे हैं। यार अपने आप से भी तो कुछ सोच लिया करो। अगर स्टैटिक जी के करंट अफेयर ये टीचर ने बता ही आपको दिया, तो क्या उसी के पीछे आप चलोगे? तो अपने अपने दिमाग से भी तो करो ना भाई। अब इतनी सारी नई नई चीज़ें हैं, इतने सारे संसाधन आपके सामने हैं, आप अगर भीड़ में चलना चाहते हो तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है मेरे भाई, उसमें सिर्फ आपकी गलती है। आजकल के समय में ना भाई इतने सारे संसाधन अवेलेबल है ना, इतनी फैसिलिटीज़ आपके सामने हैं, तो आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट कीजिए, किताबों से और नॉलेज लीजिए, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना उसके साथ साथ में, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं। अब बेसिकली देखिए मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो जीके में स्टूडेंट्स का कम अटेम्प्ट रहा है, और ये इसी एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये सभी एग्जाम की बात होती है, ठीक है। तो जीके में भाई साहब लगभग 15 से 18 कैंडिडेट जो है क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का रहा है, जैसा कि मैंने देखा है। अगर मैं दोस्तों इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास तक जा रहा है, और यहाँ पर इतना आ रहा है। ये
इसी एग्जाम की बात नहीं है, जी के आप कोई भी उठा लो, कम ही अटैम्प्ट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप कितने क्वेश्चन पर सेफ माने जाएंगे इसको लेकर अगर बात करें हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और लगभग 36 क्वेश्चन के आसपास अपने अटैम्प्ट करे हैं तो आप सेफ है। बाकी ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो भी 34-35 क्वेश्चन पर हैं वो सब सेफ है। और SC ST वाले जो भी हैं 32, 33, 31, 30 यानी 30 से लेके 33, 34 तक वो सभी दोस्तों सेफ है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्या आपको लगता है रियल सच है या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।